नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो आपको सावधान करेगी। आपको सतर्क सावधान रहने की जरूरत भी है, क्योंकि देश में H3N2 वायरस का कहर अब देखने को मिल रहा है। ये वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। H3N2 वायरस से देश में चौथी मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 23 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। नागपुर में 78 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है इस वायरस के संक्रमण से, इन्फेक्शन से। कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात में मौतें हुई हैं। अहमदनगर शहर में दिनांक 13/3/2023 को एक रुग्ण की मृत्यु हो गई है। उसका कारण इन्फ्लुएंजा ए, H3N2 और कोविड-19 ऐसा सामने आया है। उसके तहत शहर के सभी रुग्णालय, हॉस्पिटल्स और सभी वैद्यकीय व्यवसाय इनकी मीटिंग ली जा रही है। तो कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में 4 मौतें हो चुकी हैं। अब तक पूरे देश की हम बात करें, पूरे देश में 4 मौतें हुई हैं इस वायरस के इन्फेक्शन से। तो धीरे धीरे H3N2 वायरस अपने पैर पसार रहा है पूरे देश में। देश में चौथी मौत हुई है। महाराष्ट्र में 23 साल के युवक की मौत हुई। वहीं नागपुर में 78 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इसके लक्षण और इससे बचने के उपाय हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो H3N2 के लक्षण आप देख सकते हैं। तेज बुखार आता है, सर्दी जुकाम भी इसमें होता है, शरीर में दर्द भी होता है। यह भी शिकायत आई है कि जो पेशेंट है उसके शरीर में दर्द भी होता है। तेज सिरदर्द, ये लक्षण आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गले में दर्द की शिकायत भी हो सकती है मरीज को। ऐसी भी यहां पर जानकारियां मिली हैं कि मरीज को गले में शिकायत भी होती है। तेज खांसी भी मरीज को होती है। सर्दी जुकाम से भी मरीज परेशान होता है। अब आपको इससे बचने की उपाय और सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। ये आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। फ्लू वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं मरीज को कि आपको फ्लू वैक्सीन की जरूरत है। और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना बेहद जरूरी है। जैसे कोविड-19 में हमने देखा था कि संपर्क में आने से वायरस फैलता था, वैसे ही। और घर से निकलते वक्त मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कोविड-19 में भी मास्क लगाना बेहद जरूरी था। बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। आप देख सकते हैं, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बार बार अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया। अब आपको बताते हैं इससे बचाव। H3N2 से बचाव कैसे हो सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं मरीज को। जब आप इससे संक्रमित होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप आराम करिए। हाइड्रेट रहना जरूरी है। लगातार हाइड्रेट रहें। डिहाइड्रेशन की शिकायत इसमें होती है, इसलिए लगातार हाइड्रेट होता रहना बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स हाइड्रेट रहने की सलाह भी देते हैं। हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, ये भी डॉक्टर कहते हैं। तरल अधिक से लें और ह्यूमिडिफाइडर इस्तेमाल करें। और ओवर दी काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं इसमें, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आराम करना आपको बेहद जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है। हेल्दी डाइट भी आप ले सकते हैं। हेल्दी डाइट भी बेहद जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में ब्रोंकियोलाइटिस वायरस से दहशत है। इस वायरस से 5 बच्चे और पीड़ित मिले हैं। 5 बच्चों को और इसने पीड़ित किया है। 5 बच्चे और इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। अकेले कमला राजा अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती हैं। ब्रोंकियोलाइटिस वायरस के लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा H3N2 से मिलते जुलते हैं।
इसके लक्षण। इसलिए बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो तो घर बैठे इलाज ना करें, बल्कि तुरंत ही डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स को उसे दिखाएं और डॉक्टर्स का परामर्श लें। साथ ही पीड़ित बच्चों को मास्क जरूर लगाएं आप। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रकार का जैसे बताया गया था, और इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है। बाकी तभी इसकी जांच करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में है, तो मैं वहाँ पर संपर्क करके अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनका सीरोटाइपिंग करवाएंगे वायरस की। क्या खास सावधानियां रखना चाहिए सर बच्चों में? जैसे ही सर्दी जुकाम के लक्षण आए तत्काल इसकी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। घर बैठ कर इसका इलाज ना कराएं, और साथ में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी भी जाँच करा लें लक्षण आते ही। बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग निगम क्षेत्र में डायरिया फैल रहा है, डायरिया पैर पसार रहा है। यहाँ पर दुर्ग के बाद 37 और 38 में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक डायरिया से 11 मरीज मिल चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और निगम अलर्ट हुआ है, कैंप लगाकर लोगों की जांच हो रही है और मितानिन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे यहां पर कर रहे हैं। तो सैंपल लिए जा रहे हैं। संक्रमित लोग हमारे वार्ड नंबर 37 और 38 में मिला के मिले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम प्रशासन ने अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को, वह सफाई कर्मचारी और पाइपलाइन ट्रांसफर, जो नालियों के बीच जो पाइपलाइन गया था जिसमें गंदे पानी जाने की आशंका थी, उसमें काम करके उसको तेजी से जल्दी ठीक करके उसकी कोशिश में लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सुबह विधायक महोदय जी भी वार्ड में आए थे निरीक्षण करने, और उन्होंने निगम प्रशासन को बोला है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करिए और सफाई व्यवस्था को बढ़ा के ये जो संक्रमण फैला उनको सुरक्षित करने की कोशिश करें करके। देखिए, पानी की क्या व्यवस्था? पानी खराब आ रहा था? पानी खराब नहीं, जो नालियों के बीच जो पाइपलाइन गया है, नल कनेक्शन जो घरों का, वो क्या कई जगह फूट गए हैं, तो उसमें गंदे पानी जाने की आशंका है, तो उसको पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं अभी। आँव दस्त बता रहे हैं बाकी सभी लोगों को, और मेरे को भी आँव ही दस्त हो रहा है। अच्छा, कब से? मेरे को 11 तारीख से हो रहा था, और मेरे जेठ का लड़का है ना, उसको 8 तारीख से हुआ। उसको उल्टी और दस्त दोनों हुआ है। क्या पानी वगैरह ठीक नहीं आ रहा? पानी तो देखने में ठीक आ रहा है सर, अब पता नहीं। और अभी निगम की टीम वगैरह आई थी? हाँ, सारी टीम आए थे, सर लोग भी आए थे, अस्पताल से भी आए थे, मेरे सीएमओ और सीपीएम सर भी आए थे। नाम बता दो। मेरा नाम है श्रीमती साधना जांगड़े। करीब कितने लोग यहाँ पर होंगे? मैं मितानिन हूँ सर, मेरे एरिया में 9 लोग हैं। तो दुर्ग के वार्ड 37 और 38 में डायरिया फैल रहा है। अब तक 11 मरीज मिल चुके हैं। इसके डायरिया के स्वास्थ्य विभाग, निगम एक्टिव है, अलर्ट जारी किया गया है, कैंप लगाकर लोगों की जांच हो रही है। मितानिन भी एक्टिव है, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे उनका हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भिलाई दुर्ग का रुख कर लेंगे। मिथिलेश हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डॉक्टर्स कहते हैं, हम सब जानते हैं कि गंदे पानी से डायरिया फैलता है, क्या कुछ उपाय इससे निपटने के लिए हो रहे हैं फिलहाल? देखिए, जब जब कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने पे लगा होता है। जब हम बातचीत कर रहे थे वहाँ पे, तो डॉक्टर्स का कहना था कि होली का त्यौहार निकला है, कुछ खाने पीने में आ गया है, यही वजह है कि लोग इसमें उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं, डायरिया के चपेट में आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब हमने वार्ड क्षेत्र का दौरा किया तो वहाँ पर देखा कि जो पानी की जो पाइप लाइनें हैं वो नालियों के बीच से, बजबजाती हुई नालियों के बीच से गुजर रही है। तो सोच सकते हैं कि जो पानी पी रहे हैं, और उसमें कई जगह में लीकेज भी है। जब डायरिया का मामला सामने आया तब कहीं जाकर निगम प्रशासन जागा, और निगम प्रशासन जागने के बाद में आज सुबह से ही जो जर्जर हो चुकी है नालियों के बीच से पाइपलाइन, उनको बदलने का काम आरंभ किया है। तो जब कोई घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, और आज जो घटना हुई है उसके बाद अब जो है प्रशासन की नींद खुली है। तो आज निगम प्रशासन भी अलर्ट हुआ है, साफ सफाई करवाई जा रही है, और साथ ही पाइपलाइन जो जर्जर हो चुकी है उनको बदलने का काम भी किया जा रहा है। तो कल तक जिस तरह से जो बातें सामने आ रही थी कि करीब 7 लोग डायरिया की चपेट में हैं, अभी करीब 11 लोग डायरिया की चपेट में हैं। अभी मितानी ने जो है वो घर घर जाकर सर्वे करवा रही हैं और देख रही हैं कि कहाँ पर कोई और तो डायरिया की चपेट में नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ पर लोग हैं उनको क्लोरीन की दवाइयाँ भी बांटी जा रही है, और ORS के घोल भी दी जा रहे हैं, ताकि जो प्रभावित वाले लोग हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो अभी मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, और मेडिकल कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का
इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही होता है कि जब डायरिया हर साल फैलता है और हर साल एक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन जब वास्तविकता देखी जाती है तो आज भी वास्तविकता में कोई काम नजर नहीं आते हैं। नगर निगम दुर्ग प्रशासन का भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। अभी यदि नहीं जागा निगम प्रशासन तो निसंदेह आने वाला जो समय है वो गर्मी का मौसम और ऐसे वक्त में डायरिया फैलता है, अधिकांशतः फैलते हुए देखा गया है। तो अभी जागने की आवश्यकता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे निगम प्रशासन हो। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की, जो आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। विधानसभा घेराव से पहले बीजेपी ने एक बड़ी सभा की। सभा में पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने आरोप लगाए हैं सीएम भूपेश बघेल पर। कहा है अधिवेशन में आए लोगों को आधा किलो सोने का हार दिया गया, लेकिन भूपेश बघेल ने गरीबों को आवास नहीं दिए हैं। पता है आधा किलो सोने का हार कितना महंगा होता है, आपको इसका बदला लेना है, ये कह रहे हैं नेताम। बीजेपी का विधानसभा घेराव, मोर आवास मोर अधिकार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी की सभा में शामिल हुए योजना से वंचित लोग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और अनुसार उन्हें योजना से वंचित लोगों के पैर पखारे। सभा के बाद विधानसभा का घेराव होगा। तो योजना से वंचित लोगों का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का आरोप है राज्य सरकार पर कि पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और जिन जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है बीजेपी की सभा में वो पहुंचे थे। क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। रायपुर का रुख कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं युगल तिवारी। युगल, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जो योजना से वंचित लोग थे वो पहुंचे, बीजेपी ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। बड़ा आरोप, गंभीर आरोप राज्य सरकार पर कि पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है घेराव को लेकर? देखिए सुमित, बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है रायपुर राजधानी में चल रहा है, और जो पीरदा है वहां पर एक बड़ी सभा है बीजेपी वहां पर आयोजित कर रही है। प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं वो यहां पर बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। और इसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता वहां से निकलेंगे, कूच करेंगे, और इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर के जो रास्ता है 11 स्थानों पर बैरिकेडिंग्स है वो लगाई गई है। पूरी तरह से विधानसभा क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी बीजेपी के प्रदर्शनकारी, बीजेपी के नेता पदाधिकारी विधानसभा की ओर ना पहुंच सके और विधानसभा का घेराव ना कर सके। इससे पहले बीजेपी ने जो सीएम आवास का घेराव किया था उस दौरान काफी उपद्रव भी हुआ था और कहीं पर एफआईआर हुई थी। तो एहतियातन बरतते हुए पुलिस ने बड़ी जो व्यवस्था है वो की है, चाक चौबंद व्यवस्था की है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के हार को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार रार है वो जारी है, और अभी भी मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़े आरोप बीजेपी ने जिस तरह से लगाए हैं, साथ ही साथ जितने भी ऐसे जो हितग्राही हैं जिन्हें पीएम आवास नहीं मिला है और उनका वहां पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, पैर धोया गया। तो ये कहा जा सकता है पीएम आवास को लेकर के छत्तीसगढ़ में बड़ी जो राजनीति है वो हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार एक आंकड़ा पेश कर रही है और राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 16 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला है। तो उसके उलट जो कांग्रेस ने बीजेपी को आंकड़ा दिखाया, जो केंद्र सरकार के जो वेबसाइट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस वेबसाइट का जिक्र किया और दिखाया कि ये आंकड़े बीजेपी गलत तरीके से झूठा प्रचार कर रही है। तो फिलहाल पीएम आवास को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति है वो जंग है वो जारी है, और अभी बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। जी निश्चित तौर पर युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। इंदौर शहर की बेटी अब संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। यूएन में मानव अधिकारों को लेकर चल रहे सम्मेलन में इंदौर की रोहिणी घावरी भारत का पक्ष रखेंगी। आपको बता दें कि इंदौर के सफाई कर्मी की बेटी रोहिणी फिलहाल एमपी सरकार की 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पर जिनेवा में रहकर पीएचडी कर रही हैं, और
वो 16 मार्च को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगी। सभा को रोहिणी की मां नूतन घावरी सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं उनके पिता भी सफाई कर्मी रहे हैं। उनका कहना है कि इंदौर मध्य प्रदेश और देश के लिए एक ये गर्व की बात है। सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत की ओर से उसकी बेटी संबोधित करने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसी समाज के लिए गर्व की बात है। यकीनन पूरे देश मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है कि इंदौर की बेटी रोहिणी संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करने वाली है। इंदौर के सफाई कर्मी की बेटी है रोहिणी। फिलहाल एमपी सरकार की 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पर जिनेवा में रहकर पीएचडी की पढ़ाई वो कर रही है। 16 मार्च को उसका संबोधन। मेरी बेटी संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका चयन हुआ है कि भारत की ओर से वो अपनी स्पीच दे, तो निश्चित ही बड़ा गर्व की बात है। हम अपने परिवार के लिए, इंदौर शहर के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए और भारत के लिए, जैसा कि यूएन में वो अपनी मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत वो अपनी स्पीच देगी, तो उसमें वो जैसा कि आपको भी विदित है कि एक सफाई कर्मी की बेटी है, तो यूएन में भी जब वो संबोधित करेगी तो उस बात का पहले उल्लेख करेगी और उसको गर्व महसूस होगा कि मैं एक सफाई कर्मी की बेटी होने के बाद मैं आज इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो मेरे दलितों के लिए भी ये बड़ा गर्व की बात है और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। नहीं, मैंने तो मेरे बच्चों को यही बोला कि बेटा मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या हुआ, पर तुम तो अच्छी कोई कुर्सी पे ही बैठना। तो मेरे बच्चों ने यही करा मेरे को, मेरा और मेरे पति का दोनों का नाम। अपनी मां के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम जग जाहिर है। हर खास मौके पर वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। कुछ पल उनके साथ बिताते और फिर मां के आशीर्वाद और आदर्शों से नई ऊर्जा लेकर अपने काम में जुट जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मां हीराबेन की यादें अभी भी उनके मन में बसी हैं और मां के आशीर्वाद से मिले ऊर्जा से ही दिन रात बिना थके देश हित के काम में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार अपनी वेबसाइट पर मैं और मेरी मां नाम से एक ब्लॉग साझा किया, जिसमें उन्होंने मां से जुड़ी यादों की झलकियां पेश की हैं। प्रधानमंत्री ने इस ब्लॉग के जरिए मां से जुड़े हर पहलू को साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनकी मां जिंदा थी तो वो हर काम खुद किया करती थी। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि वो कैसे मां के हर एक आशीर्वाद को संजोकर आज आगे बढ़ रहे हैं और मां से मिली प्रेरणा के प्रकाश पुंज से वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हीराबेन अपने बेटे से कितना प्यार करती थी वो भी दिखाया गया। इस ब्लॉग में हीराबेन के संघर्ष से जुड़ी हर कहानी पेश की गई। उनके जीवन की जुड़ी हर पहलू को दिखाया गया। मां हीराबेन ने किस तरह धन के अभाव में पीड़ितों की मदद की थी। प्रधानमंत्री को ईमानदारी और सबका साथ सबका विकास की भावना भी मां के आशीर्वाद से ही मिली है। हे प्रभु, ईश्वर चले जाते थे मारा जीवन में भगवान ने भूलती नहीं। चाहे आध्यात्म की दुनिया हो या फिर विपरीत परिस्थितियों में लोगों की सेवा करना, देश से भ्रष्टाचार खत्म करना, गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना, ये सब सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां से ही मिली थी और आज वो उसी रास्ते पर अग्रसर हैं। भले ही आज पीएम मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार, उनके आदर्श, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रग रग में बसा है। मां की स्मृतियों से उनमें ऊर्जा का संचार हो रहा है और वो इस ऊर्जा को देश के विकास, गरीब के कल्याण, पीड़ितों की मदद, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर खर्च कर रहे हैं। दुनिया में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है। स्विस फर्म IQ एयर की ओर से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया। पिछले कई सालों से वायु प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जो है वो मुसीबत और खतरनाक बनता जा रहा है। स्विस एजेंसी की IQ रिपोर्ट भी
यही दर्शाती है, जो इसके आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय भी हैं, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में 8वें नंबर पर जो है वो भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाया गया है। तो वहीं 20 शहरों में 14 शहर भारत के हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली चौथे स्थान पर है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में प्रदूषण में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन ये अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर बार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये कागजी प्रयास हैं और अब ज़रूरत है कि जो है काम हो और इन प्रयासों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बीमारियां जो हैं वो पनपती हैं और साफ तौर पर अब ऐसा आलम हो गया है कि लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।